हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य, प्रकृति और हमारी बनाई हुई ये जो जटिल दुनिया है वो किस तरह एक दूसरे से गुंधी हुई है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि उन वैज्ञानिक और प्रणालीगत कारणों को समझना है जो इस नाजुक संतुलन को चला रहे हैं। और साथ ही ये भी देखना है कि कैसे हमारी असीमित जरूरतें, मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होती, वो इस पूरी व्यवस्था को कैसे चरमरा रही हैं। देखिए, जब हम पर्यावरण को एक अलग बाहरी चीज मान लेते हैं ना, तो हम खुद को उसके परिणामों से भी अलग मान बैठते हैं। जैसे कि उसका हम पर कोई असर ही नहीं होगा। सही बात है। जबकि स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब सब कुछ आ गया इसमें। सब कुछ। ये कोई लग्जरी या केवल पर्यटन का विषय नहीं है जहां आप छुट्टियां मनाने जाते हैं। ये हमारा बेसिक सर्वाइवल किट है। बिल्कुल। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, पीने के लिए पानी और रहने के लिए जमीन। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो है इस शब्द की भाषाई उत्पत्ति, जो मुझे लगता है पूरी तरह से हमारा नजरिया बदल सकती है। अरे हाँ, भाषाई उत्पत्ति वाला ये पहलू सच में सोचने पर मजबूर करता है। मैं पढ़ रही थी कि अंग्रेजी का जो शब्द है एनवायरनमेंट, वो दरअसल एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से बना है। एनवायरनर? हाँ, और इसका शाब्दिक अर्थ पता है क्या है? क्या? पड़ोस, यानी नेबरहुड। अरे वाह, पड़ोस! ये तो बहुत ही सटीक शब्द है ना? अब आप सोचिए, इस पूरी पृथ्वी को महज एक पड़ोस के रूप में देखना हमारी समझ को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। बिल्कुल देता है। जिस तरह एक इंसानी पड़ोस में एक अलिखित सामाजिक समझौता होता है कि भाई हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, एक कम्युनिटी होती है। अगर एक पड़ोसी के घर में आग लगती है या वो रोज अपने घर के बाहर कचरा फैलाता है, तो पूरा मोहल्ला उससे प्रभावित होता है ना। जाहिर सी बात है, बदबू तो सबको आएगी। बस ठीक उसी तरह हमारी पूरी पारिस्थितिकी काम करती है। अगर हम इस प्राकृतिक पड़ोस से सिर्फ लेते रहेंगे, संसाधनों को निचोड़ते रहेंगे और बदले में केवल कचरा देंगे, तो ये पड़ोस रहने लायक नहीं बचेगा। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। पड़ोस का ये नजरिया असल में हमें उस अलगाव की भावना से बाहर निकालता है। ये स्थापित करता है कि हम कोई बाहरी मेहमान नहीं हैं, बल्कि इसी सिस्टम के, इसी मोहल्ले का एक हिस्सा हैं। बिल्कुल, हम यहीं के निवासी हैं। और जब हम इस पड़ोस का करीब से मुआयना करते हैं तो हमारे स्रोत इसे 3 मुख्य घटकों में विभाजित करते हैं। अच्छा, वो 3 घटक कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक घटक, हाँ, जिसमें हमारी हवा, जल, स्थल और सारे सजीव प्राणी आ जाते हैं। ये तो समझ आता है, ये तो बेसिक है। हाँ, फिर दूसरा है मानव निर्मित घटक, जैसे हमारी इमारतें, सड़कें, पुल और जो विशाल उद्योग हमने खड़े किए हैं। ठीक है। और तीसरा घटक जो अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो है स्वयं मानव। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे थोड़ा रुकना है। हाँ, बताइए। क्योंकि ये जो विभाजन है ना, ये मेरे दिमाग में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। अगर मानव स्वयं इस पर्यावरण का हिस्सा है, बिल्कुल, और हम जानते हैं कि मानव का जन्म इसी प्रकृति से ही हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो फिर हमारे द्वारा बनाई गई इमारतों या उद्योगों को मानव निर्मित कहकर अलग क्यों किया जाता है? मतलब देखिए, एक पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो हम कहते हैं कि वो प्राकृतिक है। हम उसे नेचर का हिस्सा मानते हैं। लेकिन जब एक इंसान कंक्रीट का घर बनाता है, तो वो अचानक मानव निर्मित हो जाता है। क्या तकनीकी रूप से हमारी हर गतिविधि प्राकृतिक विकास का हिस्सा ही नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम इस मानव निर्मित दुनिया को प्राकृतिक दुनिया के एकदम विपरीत क्यों खड़ा कर देते हैं? देखिए, फर्क उस काम के स्रोत में नहीं है, बल्कि उसकी गति, पैमाने और रासायनिक चक्रों के विघटन में है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। जब एक पक्षी घोंसला बनाता है तो वो क्या इस्तेमाल करता है? तिनके, पत्ते, मिट्टी। हाँ, मतलब वो उन बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करता है जो एक तय समय में वापस मिट्टी में मिल जाती हैं। वो सड़ जाती हैं। बिल्कुल, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक सर्कुलर प्रोसेस। ठीक है। लेकिन जब इंसान कंक्रीट का जंगल बनाता है तो वो प्राकृतिक संसाधनों का इतनी तेजी से दोहन करता है और उन्हें ऐसे रासायनिक स्वरूपों में बदल देता है जिन्हें प्रकृति वापस अपने चक्र में आसानी से नहीं खपा सकती। ओह, मतलब प्लास्टिक और कंक्रीट आसानी से मिट्टी नहीं बनते? बिल्कुल नहीं, हजारों साल लग जाते हैं। तो विकास की गति और प्रकृति के अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की क्षमता के बीच जो ये भारी अंतर है ना, यही वो चीज है जो मानव निर्मित घटक को प्राकृतिक घटक से टकराने पर मजबूर करती है। अब समझ में आया, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था।
गति और पैमाने का अंतर ही असली समस्या है। एकदम सही। लेकिन जब हम तीसरे घटक यानी मानव की बात करते हैं तो हमारे स्रोत एक ऐसी सूची देते हैं जो कि किसी को भी चौंका दे। हाँ, वो लिस्ट काफी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। मतलब मानव पर्यावरण में केवल एक व्यक्ति या उसका परिवार शामिल नहीं है, बल्कि उसका धर्म, उसका समुदाय, उसकी शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि राजनीतिक स्थिति भी इसका हिस्सा है। यही तो सबसे बड़ा कैच है। मतलब ये सोचकर ही अजीब लगता है कि अगर किसी देश की संसद में कोई नीति पास होती है तो वो भी तकनीकी रूप से हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। बिल्कुल है। इसे एक प्रणालीगत तंत्र या सिस्टमैटिक मैकेनिज्म के रूप में देखिए। राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं हवा में नहीं लटकी होती, वे जमीन पर फैसले लेती हैं। सही बात है, नीतियां तो जमीन पर ही लागू होती हैं। अब मान लीजिए किसी देश की राजनीतिक नीति ये तय करती है कि जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। तो यह एक राजनीतिक और आर्थिक फैसला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका सीधा असर क्या होगा? पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और उससे उद्योगों का विस्तार होगा, कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ेगा और वो कार्बन वायुमंडल में जाकर समुद्र के पानी के साथ प्रतिक्रिया करेगा। बाप रे। जिससे ओशन एसिडिफिकेशन यानी समुद्र का अम्लीकरण होगा। ओहो। तो देखिए, एक राजनीतिक फैसले ने सीधे तौर पर हमारे प्राकृतिक जलमंडल के रासायनिक संतुलन को बदल कर रख दिया। ये तो बहुत डरावना है। इसलिए समाज में होने वाली कोई भी उथल पुथल अंततः हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर ही अपना असर डालती है। यानी सब कुछ एक ही विशाल मकड़ी के जाले की तरह जुड़ा हुआ है। बहुत सही कहा, एकदम जाले की तरह। एक धागा खींचो और पूरा जाला हिल जाता है। बिल्कुल हिलता है। लेकिन इन सभी मानवीय जटिलताओं के बावजूद हमारा अंतिम आधार तो वो प्राकृतिक पर्यावरण ही है ना? हाँ, फाउंडेशन तो वही है। स्रोतों में इस प्राकृतिक पर्यावरण के ढांचे को दो मुख्य परिस्थितियों में बांटा गया है, जीवीय और अजीवीय। हाँ, जीवीय यानी बायोटिक, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जंतु, और अजीवीय यानी एबायोटिक, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे जमीन, पानी और तापमान। बिल्कुल। हम सभी ने स्कूल में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की बुनियादी परिभाषाएं पढ़ी हैं। रटी हुई हैं एकदम। हाँ, हमें पता है कि स्थलमंडल जमीन है और जलमंडल पानी है। लेकिन असली विज्ञान और असली कहानी तब शुरू होती है जब ये मंडल आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को संचालित करते हैं। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। इन मंडलों को हम अलग अलग बक्सों में रखकर नहीं समझ सकते। ये एक दूसरे के साथ लगातार ऊर्जा और पदार्थों का लेन देन करते रहते हैं। कैसे? थोड़ा उदाहरण देकर बताइए। देखिए, अगर हम जलमंडल और वायुमंडल के रिश्ते को देखें तो ये केवल भाप बनने और बारिश होने तक सीमित नहीं है। अच्छा? आज जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो क्या हो रहा है? समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। इस ओशनिक वार्मिंग के कारण समुद्र के ऊपर बहने वाली हवाओं का दबाव और दिशा बदल जाती है। वायुमंडल की ये बदली हुई स्थिति फिर स्थलमंडल पर असर डालती है। मतलब जहां पहले नियमित बारिश होती थी वहां अब भयंकर सूखा पड़ने लगता है, जैसे हम आजकल न्यूज में देखते ही हैं। बिल्कुल। और उससे उपजाऊ मिट्टी एकदम बंजर हो जाती है। तो आप देख रही हैं, एक मंडल का बुखार दूसरे मंडल में बीमारी पैदा कर देता है। ये सच में एक शानदार उदाहरण है ये समझने के लिए कि कोई भी मंडल अलग थलग काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वायुमंडल जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में खोने से रोकता है, वो केवल एक कवर नहीं है, बल्कि एक सक्रिय इंजन है जो सूरज की गर्मी को पूरी पृथ्वी पर बांटता है। सही कहा। और जब ये तीनों स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक बहुत ही विशिष्ट अनुपात में एक साथ आते हैं, तब जन्म होता है चौथे और सबसे महत्वपूर्ण मंडल का, जैव मंडल। हाँ, जिसे हम जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। इस जैव मंडल को समझने के लिए ना मैं एक उपमा का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बताइए। इस पृथ्वी को एक बहुत बड़े नाइट क्लब की तरह सोचें। नाइट क्लब? अच्छा। हाँ, और ये जैव मंडल उस क्लब का एक बेहद छोटा और अति विशिष्ट वीआईपी कमरा है। अरे वाह! ये कमरा इतना संकीर्ण है कि पृथ्वी के विशाल आकार के सामने इसकी कोई बिसात नहीं। बहुत ही छोटी जगह है। लेकिन ये इकलौता ऐसा कमरा है जहां जमीन, पानी और हवा की एकदम सही कॉकटेल मिलती है। हाँ, कॉकटेल। और सिर्फ इसी कमरे के अंदर
जीवन नाम की पार्टी चल सकती है। ये वीआईपी कमरे वाली उपमा बहुत ही सटीक है ना? क्योंकि ये दर्शाती है कि ये जगह कितनी नाजुक और कितनी सीमित है। अब देखिए ना, हम ब्रह्मांड में देखते हैं कई ग्रहों पर जमीन है, कुछ पर बर्फ के रूप में पानी भी मौजूद है। मंगल ग्रह पर पानी मिला है। हाँ। लेकिन जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन केवल तभी पनपता है जब ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स और रासायनिक दबाव एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में काम करते हैं। उसी वीआईपी कमरे की तरह? बिल्कुल। अगर उस वीआईपी कमरे का तापमान कुछ डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाए या पानी का खारापन थोड़ा सा भी बदल जाए तो पार्टी खत्म? तो पार्टी तुरंत खत्म। बाप रे। और इस कमरे के अंदर जो जीवन पनपता है ना, वो कोई स्थिर तस्वीर नहीं है कि बस एक बार बन गई और वैसी ही रहेगी। तो कैसा है? सजीव प्राणी इस भौतिक पर्यावरण के साथ लगातार एक जटिल नृत्य करते हैं, जिसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। पारितंत्र स्रोतों के अनुसार एक ऐसा तंत्र है जहां सभी जीवधारी आपस में और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक पारस्परिक निर्भरता का तंत्र है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब हम अक्सर कहते हैं कि हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। जैसे रेगिस्तान का अलग और वर्षा वाले वनों का यानी रेन फॉरेस्ट का अलग। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ जीवों की बनावट तक सीमित रख सकते हैं? इसे गहराई से समझने के लिए ना हमें जीवों के शरीर विज्ञान और उनके अजीवीय पर्यावरण के बीच के रिश्ते को देखना होगा। ठीक है, बताइए। आइए वही रेगिस्तान और वर्षा वाले वन का ही उदाहरण लेते हैं। रेगिस्तान में एक कैक्टस जीवित रहता है, कांटेदार पौधा। लेकिन वो महज वहां रहता नहीं है, वो उस कठोर वातावरण का एक बायोलॉजिकल जवाब है। वो कैसे? देखिए, रेगिस्तान के अजीवीय कारक क्या है? अत्यधिक गर्मी और पानी की भारी कमी। हाँ, इसके जवाब में कैक्टस ने अपनी पत्तियां ही गिरा दी ताकि वाष्पीकरण ना हो सके। ओहो, मतलब पानी ना उड़े। बिल्कुल। उसकी सतह पर एक मोटी मोमी परत होती है, वैक्सी क्यूटिकल, और वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ताकि दिन की भीषण गर्मी में पानी ना उड़ जाए। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। उसके पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर में पानी को स्पंज की तरह सोख कर रोकने की व्यवस्था होती है। और अगर हम उसी कैक्टस को उठा के एक ऐसे वर्षा वाले वन में रख दें जहां रोज बारिश होती है और हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है, तो क्या होगा? सोचिए। तो क्या होगा? क्या वो ज्यादा पानी पाके खुश होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह गल जाएगा। अरे, क्योंकि उसका शरीर पानी को बाहर निकालने या तेजी से ट्रांसपायर करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। उससे तो पानी रोकने की आदत है। उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी में फंगस उस पर हमला कर देंगे और वो शाब्दिक रूप से अपने ही अंदर जमा पानी से डूबकर मर जाएगा। बाप रे। और इसके विपरीत भी सोचिए। अगर वर्षा वन के किसी जीव को हम रेगिस्तान में छोड़ दें तो क्या होगा? वो तो गर्मी से ही मर जाएगा। हाँ, क्योंकि उसके गुर्दे यानी किडनीज पानी को फिल्टर करके शरीर में रोकने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। सही बात है। वो चंद घंटों में डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर का शिकार हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जीवन कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। जीवन एक स्थानीय रासायनिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से वहां की जमीन, तापमान और पानी पर निर्भर करती है। मतलब हर चीज आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। हर पेड़, हर जानवर, यहाँ तक कि हर इंसान भी अपने आसपास के पर्यावरण का ही एक भौतिक विस्तार है। प्रकृति का ये जो तंत्र है, ये इकोसिस्टम, ये लाखों वर्षों के क्रमिक विकास का नतीजा है, एवोल्यूशन का नतीजा है। हाँ, और ये एकदम संतुलित था। लाखों वर्षों का संतुलन। और फिर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है मानव की। हाँ, और फिर सब बदल जाता है। आरंभिक मानव के बारे में स्रोत बताते हैं कि वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर रहता था। बिल्कुल। शिकार करता था, फल इकट्ठा करता था। वो पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेता था। लेकिन फिर एक ऐसा वैचारिक और तकनीकी शिफ्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढालने के बजाय पर्यावरण को ही अपनी जरूरतों के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया। खेती करना शुरू किया। हाँ, खेती शुरू की, शहरों का निर्माण किया और विशाल उद्योगों की नींव रखी। सही बात है। यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे। पूछिए। जब हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमने ये पूरी की पूरी सभ्यता खड़ी कर ली, तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने ही उस वीआईपी कमरे की दीवारों को तोड़ रहे हैं? ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और प्रणालीगत विफलता है हमारी। मतलब हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी,
समस्या विकास में नहीं है। तो किसमें है? समस्या प्राकृतिक अनुकूलन और मानवीय तकनीक की गति के बीच के अंतर में है। वो गति जो बहुत तेज है। हाँ, मानव की जरूरतें दिन प्रतिदिन घातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं। बिल्कुल। प्रकृति एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह काम करती है, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। एक का कचरा दूसरे का भोजन होता है। जैसे आपने पक्षी के घोंसले का उदाहरण दिया था। एकदम सही। लेकिन मानवीय औद्योगिक ढांचा एक लीनियर या रेखीय मॉडल पर काम करता है। वो कैसे? हम जमीन से संसाधन निकालते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो जहरीला कचरा बचता है उसे वापस उसी प्राकृतिक तंत्र में फेंक देते हैं, जो उसे पचा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं पचा सकता। स्रोतों में दिए गए चित्र याद हैं आपको? हाँ, जहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है और एक सूखी हुई नदी के साथ दरारों वाली बंजर जमीन दिखाई गई है। हाँ, वो तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली थीं। वो सिर्फ चित्र नहीं है, वो उस रैखिक विकास के अंतिम परिणाम है। हम उस भौतिक पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं जो हमारे पारितंत्र का आधार है। और इन्हीं गंभीर परिणामों को देखते हुए उन स्रोतों में एक विशेष दिन का उल्लेख किया गया है। हाँ, 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब इस पर थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि डालते हैं। बिल्कुल डालनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि सिस्टम के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का इतना निरंतर दोहन हो रहा है, तो क्या साल में एक दिन इस दिवस को मनाना महज एक वैचारिक विरोधाभास का प्रतीक नहीं बन गया है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, मतलब हम एक दिन पेड़ लगाते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हैं और बाकी के 364 दिन उसी विनाशकारी आर्थिक मॉडल का हिस्सा बने रहते हैं। सही कहा। क्या ये दिन सिर्फ हमारी आत्मग्लानि को, हमारे गिल्ट को कम करने का एक तरीका बनकर रह गया है? ये एक बहुत ही वाजिब और कठोर मूल्यांकन है। लेकिन सच है ना? बिल्कुल सच है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रतीकात्मक कार्य अक्सर हमें ये झूठा दिलासा देते हैं कि हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। जैसे बस एक पौधा लगाने से दुनिया बच जाएगी। हाँ, अगर विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक पेड़ लगाने की रस्म तक सीमित है, तो ये उस सूखे हुए नदी को वापस जीवित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा कि हमने आज के विश्लेषण में समझा, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है। पर्यावरण हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा मानवीय ढांचा भी है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, जब तक हम अपने मानवीय पर्यावरण के काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, यानी जब तक नीतियां संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को नहीं रोकेंगी, तब तक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता। ये दिन तभी सार्थक है जब ये इन गहरी प्रणालीगत खामियों पर सवाल उठाने और उन्हें बदलने का काम करे, न कि सिर्फ एक प्रतीकात्मक रस्म अदायगी का। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? हमने देखा कि पर्यावरण सिर्फ बाहर का कोई जंगल नहीं है। ये हमारा वो पड़ोस है जिसमें हमारे घर, हमारी नीतियां और हमारे समाज के हर ताने बाने की गूंज शामिल है। सही बात है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वो जो नाजुक संतुलन है ना, जो उस छोटे से वीआईपी कमरे को, जैव मंडल को जीवित रखता है, वो कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो कभी भी टूट सकता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमारी हर एक क्रिया पर प्रतिक्रिया देती है। इंसान ने अपनी तकनीकी छलांग से इस पूरे इकोसिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाना तो सीख लिया है, लेकिन शायद हमें भूल गए हैं कि हम खुद उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। और ये कभी न भूले कि प्राकृतिक नियम हमारी आर्थिक जरूरतों या हमारी तकनीकी उपलब्धियों के मोहताज नहीं है। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। पानी का चक्र, कार्बन का चक्र और वायुमंडल के रासायनिक नियम अपने हिसाब से चलेंगे। अगर हम उनके साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो प्रकृति खुद को नया रूप दे देगी। लेकिन शायद उस नए रूप में हमारे लिए कोई जगह न हो। यही सबसे बड़ा डर है। यही वो बिंदु है जहां मैं आज की इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। जी।